डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी की तबीयत अचानक फिर खराब हो गई है। आखिर उसे हुआ क्या है? देखो, साल भर में यह दूसरी बार है जब वह इतनी गंभीर बीमार पड़ी है। अब दवाओं से काम नहीं चलेगा। तो साहब, अब आगे का क्या रास्ता है? वह ठीक कैसे होगी? अब एक बड़ा ऑपरेशन ही आखिरी रास्ता बचा है। इसके बिना उसकी हालत में सुधार होना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इस ऑपरेशन में कुल कितने पैसे लगेंगे? इस बड़े ऑपरेशन के लिए कम से कम 2 लाख रुपयों का इंतजाम करना होगा। डॉक्टर साहब, 2 लाख रुपए तो बहुत होते हैं। इतने सारे पैसे मेरे पास अभी नहीं हैं। देखो, अगर पैसों का इंतजाम आज शाम तक नहीं हुआ तो फिर तुम्हारी पत्नी को बचाना मुश्किल होगा। ये सुनकर माधव अंदर तक हिल जाता है और मन ही मन में सोचता है, आखिर इतना बड़ा इंतजाम इतनी जल्दी कैसे होगा? अब तो सिर्फ दुर्जन सिंह ही एक सहारा बचा है जिसके पास इतना पैसा मिल सकता है। क्या उसके सामने हाथ फैलाना सही होगा? जिससे मैंने पहले कर्ज लिया था, अगर उसके पास नहीं गया तो शाम तक पैसे नहीं मिलेंगे और मेरी पत्नी की जान चली जाएगी। एक तरफ मेरी पत्नी की जिंदगी है और दूसरी तरफ मेरा आत्मसम्मान। पर पत्नी की जान बचाने के लिए मुझे अपनी सारी झिझक छोड़नी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी पत्नी को बचाना ही होगा। अब जो होगा देखा जाएगा। उसके पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं शाम तक पैसों का इंतजाम कहीं ना कहीं से कर लूंगा। आप तैयारी रखिए, मैं अपनी पत्नी को लेकर आपके अस्पताल में ऑपरेशन के लिए आ जाऊंगा। राम राम सेठ जी, मेरी सहायता करो। राम राम माधव, आज अचानक मेरी हवेली के चक्कर कैसे काट रहे हो? सेठ जी, बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। पत्नी का ऑपरेशन होना है और शाम तक 2 लाख रुपयों की जरूरत है। 2 लाख रुपए? क्या तुझे लगता है कि पैसा मेरी तिजोरी में पेड़ों पर उगता है? आप तो माई बाप हैं। अगर आपने मदद नहीं की तो मेरी पत्नी नहीं बचेगी। देख माधव, मैं यहां कोई फ्री में दान पुण्य करने नहीं बैठा हूं। पैसा चाहिए तो मेरी शर्त माननी होगी। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, बस मेरी मदद कर दीजिए। तो सुन, अपनी जमीन के कागज मेरे पास गिरवी रखने होंगे और जब तक पाई पाई वापस नहीं होती, जमीन मेरे कब्जे में रहेगी। पर सेठ जी, जमीन चली गई तो मैं खाऊंगा क्या? तू उसी जमीन पर अब मेरे गुलाम की तरह मजदूरी करेगा। जो भी काम दूंगा वो करना पड़ेगा। तेरी मजदूरी का पैसा मैं अपने पास रखूंगा और उसे तेरे कर्ज में काटता जाऊंगा। अगर यह गुलामी और शर्त मंजूर है तो अंगूठा लगा, वरना खाली हाथ यहां से दफा हो जा। अब मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। एक तरफ पत्नी की जिंदगी है और दूसरी तरफ मेरी पुरखों की जमीन। अगर इस जालिम की शर्त नहीं मानी तो शाम तक पत्नी मेरा साथ छोड़ देगी। जमीन तो फिर भी कमाई जा सकती है, पर पत्नी चली गई तो कभी वापस नहीं आएगी, चाहे मुझे इसकी गुलामी ही क्यों न करनी पड़े। मुझे अपनी पत्नी को बचाना ही होगा। किस्मत ने मुझे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हारना ही मेरी नियति बन गई है। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं यह कड़वा घूंट पी सकूं और अपनी पत्नी की जान बचा सकूं। अब जो भी शर्त है मुझे मंजूर है, बस किसी तरह पैसे मिल जाए। माधव अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए सेठ की सारी शर्तें मान लेता है और अपनी जमीन के कागज उसके हवाले कर देता है। सेठ से पैसे मिलते ही वह बिजली की तरह अस्पताल भागता है और वहां पैसे जमा करवाकर अपनी पत्नी का ऑपरेशन करवा देता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और माधव की सेवा और सही इलाज की वजह से उसकी पत्नी अब बिल्कुल ठीक ठाक हो जाती है। माधव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी जान बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया। मुझे पता चला है कि आपने मेरी खातिर अपनी ही जमीन गिरवी रख दी और अब वहां मजदूर बनकर काम कर रहे हैं। आपके जैसा नेक इंसान भगवान हर जन्म में हर किसी को दे, जिसने अपनी पत्नी की जिंदगी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। पर माधव जी उस जालिम सेठ की गुलामी करते हुए
जब मैं आपको देखूंगी तो मेरा कलेजा फट जाएगा। अरे राधा, तू धन्यवाद देकर मुझे पराया क्यों कर रही है? तू तो मेरी अर्धांगिनी है और तेरी रक्षा करना मेरा सबसे बड़ा धर्म है। अगर मेरी जगह तू होती तो क्या तू मुझे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देती? तू भी तो मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा देती। जमीन तो मिट्टी का एक टुकड़ा है जो आज हाथ से गया है तो कल मेहनत के दम पर वापस भी आ जाएगा। पर अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं किसके सहारे जीता? तू बस अब जल्दी से पूरी तरह ठीक हो जा और चिंता मत कर। जब इंसान के इरादे मजबूत हों तो उसे कोई नहीं झुका सकता। बस तू मुस्कुराती रह, मेरी सारी थकान मिट जाएगी। माधव जी, मेरे मन में एक कसक रह रहकर उठ रही है कि मेरी जान इतनी कीमती भी नहीं थी कि आप अपने बाप दादा की आखिरी निशानी उस पत्थर दिल सेठ के चरणों में रख देते। अब जब आप रोज सुबह उस जमीन पर हल चलाएंगे और शाम को खाली हाथ लौटेंगे तो क्या आपका मन नहीं रोएगा? मुझे तो डर है कि वो जालिम सेठ आपको चैन से जीने भी नहीं देगा और बात बात पर अपनी गुलामी का एहसास कराएगा। इससे अच्छा तो मैं भगवान के पास चली जाती। कम से कम आप अपनी जमीन के मालिक तो रहते। अरे राधा, ऐसी अशुभ बातें अपने मुंह पर मत ला। जमीन तो बस एक जरिया है पेट भरने का, पर तू तो मेरा संसार है। अगर तू ही नहीं रहती तो मैं उस जमीन का मालिक बनकर भी क्या करता? क्या अकेले उस मिट्टी से बातें करता? देख राधा, ये बुरा वक्त है और बुरा वक्त सदा नहीं रहता। सूरज ढला है तो कल सुबह नई रोशनी भी आएगी। मैं उस खेत की मिट्टी, मैं अपना खून पसीना एक कर दूंगा और देखना एक दिन वही मिट्टी सोना उगलेगी जिससे मैं तेरा कर्ज और सेठ की गुलामी दोनों उतार दूंगा। तू बस खुद को कमजोर मत पड़ने दे, क्योंकि तेरी हिम्मत ही मेरी असली ताकत है। जब तक तू मेरे साथ खड़ी है मुझे दुनिया का कोई भी सेठ या जमींदार हरा नहीं सकता। थोड़ी बातें करने के बाद माधव सीधी खेतों पर काम करने के लिए निकल जाता है। उसकी पत्नी राधा बाहर खड़े होकर उसे देखती रहती है। उधर माधव खेतों पर पहुंचकर खेती करने लगता है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और शाम के समय वह अपने घर के लिए निकल पड़ता है और इसी प्रकार एक महीने तक चलता रहता है। माधव के वेतन मिलने का दिन आ जाता है। ये ले माधव, तेरी महीने भर की मजदूरी और जा अपना घर चला। सेठ जी, ये क्या सिर्फ इतने से पैसे? मैंने तो पूरा महीना अपने ही खेत पर दिन रात एक कर दिया, पर ये पैसे तो मेरी मेहनत के हिसाब से बहुत कम हैं। इतने में तो राशन भी नहीं आएगा। क्यों रे माधव, तू क्या समझता है कि मेरा ब्याज मुफ्त में माफ हो जाएगा? मैंने तेरी मजदूरी से पहले अपने कर्ज का ब्याज काट लिया है और ये जो बचे हैं यही तेरी औकात है। अगर ज्यादा हिसाब चाहिए तो जा अपना खेत छुड़ा ले, वरना चुपचाप ये पैसे रख और कल से काम पर टाइम से आ जाना। सेठ जी, अपनी ही जमीन पर मजदूरी करके भी अगर मुझे आधा पेट खाना मिलेगा तो मैं अपना कर्ज कैसे उतारूंगा? आप तो ब्याज के नाम पर मेरा गला काट रहे हैं। ये तो सरासर बेईमानी है। अब ज्यादा जुबान मत लड़ा माधव, वरना याद रख कि कागज मेरे पास हैं और तेरी जमीन की डोर मेरे हाथ में है। अगर एक शब्द भी और बोला तो अगले महीने से ये पैसे भी नहीं मिलेंगे और तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। अपनी ये फटी झोली उठा और यहां से दफा हो जा। मुझे अपना काम और अपना हिसाब दोनों प्यारे हैं, तेरी ये गरीब वाली शक्ल नहीं। दुर्जन सिंह की ऐसी कड़वी बातें सुनकर माधव दुखी होकर अपने घर चला जाता है। माधव जी, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। लाइए दिखाइए, सेठ जी ने कितनी मजदूरी दी है। पूरा महीना आपने कोल्हू के बैल की तरह काम किया है। आज तो घर में अच्छा राशन आएगा और मेरी दवाइयां भी आ जाएंगी। पर आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? ये लो राधा, अपनी पहली कमाई के नाम पर ये चंद रुपया सेठ ने मेरा पूरा महीना हड़प लिया और हाथ में बस ये थोड़े से पैसे थमा दिए। जब मैंने हक मांगा तो उसने कर्ज का ब्याज बताकर मुझे दुत्कार दिया। समझ नहीं आ रहा कि इन पैसों से 2 वक्त की रोटी आएगी
या तुम्हारी दवा। क्या ये सिर्फ इतने से पैसे माधव जी? ये तो आपकी एक हफ्ते की मेहनत के बराबर भी नहीं है। उसने इतना बड़ा धोखा कैसे किया? अपनी ही जमीन पर पसीना बहाने का ये सिला मिला है। आपसे नहीं बना तो क्या हुआ, मैं खुद उस सेठ के पास जाऊंगी और पूछूंगी कि एक गरीब की मेहनत का गला घोंटते हुए उसे शर्म नहीं आई। चलिए मेरे साथ, आज मैं अपना हक लेकर रहूंगी। नहीं राधा, तू अभी कमजोर है। उस जालिम के पास जाने से कुछ नहीं होगा। वो बहुत ताकतवर और चालाक है। वो अपनी बात से कभी नहीं पलटेगा, बल्कि तुझे और भला बुरा सुनाएगा। तू बस शांत हो जा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। नहीं माधव जी, चुप बैठने से अन्याय बढ़ता है। वो सेठ समझता है कि हम लाचार हैं, तो वो कुछ भी करेगा। मैं कल ही हवेली जाऊंगी और उससे पूछूंगी कि आखिर उसने हमारे साथ ये बेईमानी क्यों की। फिर वो दोनों लोग दुर्जन सिंह सेठ के घर के लिए निकल पड़ते हैं। वो दोनों अंदर जाने ही वाले थे, तभी उन्हें अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है, तो वो बाहर खड़े होकर ही सुनने लगते हैं। देखा लल्लू, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार करना। वो बेवकूफ माधव समझ रहा है कि मैंने उसकी मजदूरी काटी है, पर उसे क्या पता कि शहर से जो सरकारी योजना के पैसे उसके जैसे बीमार परिवार वाले किसानों के लिए आए थे, वो तो मैंने पहले ही अपनी तिजोरी में भर लिए हैं। सरकार ने उसे इलाज के लिए मोटी रकम भेजी थी, पर मैंने उसे भनक तक नहीं लगने दी। और अब उसकी जमीन भी धीरे धीरे मेरे नाम हो जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। वाह सेठ जी, आपकी बुद्धि का तो कोई जवाब नहीं है। आपने सरकारी पैसा भी खा लिया और उस बेचारे को अपना गुलाम भी बना लिया। अब तो वो ताउम्र आपका कर्ज नहीं उतार पाएगा और वो खेत हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। ये तो बस शुरुआत है, आगे देखो। अब मेरी नजर इसके घर पर है, वह भी मैं हड़प लूंगा। सेठ की ये बातें सुनकर माधव और राधा के होश उड़ जाते हैं। उन्हें तो ये पता भी नहीं था कि सरकार गरीबों की मदद के लिए पैसा भेजती है। सेठ ने बिना मतलब का उसका खेत गिरवी रखकर ब्याज का पैसा और खेत पर नजर डरे हैं। हड़पने के लिए वो दोनों बहुत गुस्से में आ जाते हैं और सीधे सेठ से कहता है, सेठ जी, मैंने अपनी कानों से सब सुन लिया है। आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। सरकार ने जो पैसा मेरी मदद के लिए भेजा था, आपने उसके बारे में मुझे बताया तक नहीं और चुपचाप खुद ही डकार गए। और तो और आप मेरी पुरखों की जमीन भी हड़पने की साजिश रच रहे हैं। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी कि आप एक गरीब का गला इस तरह काटेंगे। हाँ, तो तूने सब सुन लिया है, तो क्या कर लेगा तू? अबे ओ माधव, ज्यादा बकवास मत कर। तूने सुन लिया तो सुन लिया, पर तू मेरा क्या बिगाड़ पाएगा? तू एक कौड़ी का मजदूर है और मैं यहां का सेठ, याद रख। अब तूने सच जान लिया है तो मैं तुझे आज ही इस गांव से बाहर करवा दूंगा। ऐसा नहीं कर सकते सेठ जी, हम गांव वालों को आपका असली चेहरा दिखाएंगे। गांव वालों को बताएगी? अरे मैं तुझ पर और तेरे पति पर चोरी का झूठा आरोप लगा दूंगा। देखता हूं एक चोर की बात पर कौन भरोसा करेगा। शाम तक तेरी खैर नहीं है माधव। सबके सामने तुझे और तेरी पत्नी को इतना बेइज्जत करूंगा कि तू मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। अब निकल जा यहां से, वरना अंजाम और भी बुरा होगा। सेठ की ऐसी भयानक बातें सुनकर माधव और राधा अब और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। उनके मन में डर बैठ जाता है कि वह शक्तिशाली सेठ सच में उन्हें बर्बाद कर देगा। वो दोनों चुपचाप डर के मारे वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। वो दोनों जब अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में माधव को उसका पुराना दोस्त मिल जाता है। अरे माधव भाई, क्या हुआ? तुम और राधा भाभी इस तरह उदास होकर कहाँ जा रहे हो और तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? मुझे सब साफ साफ बताओ, क्या बात है? क्या बताऊं भाई, मेरा तो भाग्य ही फूट गया है। जिस सेठ पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है। भाई, जब पिछले दिनों राधा बहुत ज्यादा बीमार थी और
पास उसके इलाज के लिए 1 रुपया भी नहीं था। तब मैं मजबूरी में सेठ के पास अपनी जमीन गिरवी रखने गया था। सेठ ने मुझे इलाज के लिए थोड़े से पैसे तो दिए, पर धोखे से मेरी पूरी जमीन अपने नाम लिखवा ली। और तो और भाई, सरकार ने जो पैसा मेरी सहायता के लिए भेजा, वो सारा धन भी सेठ चुपचाप खुद खा गया और मुझे बताया तक नहीं। आज जब मैंने अपना हक मांगा तो उसने मुझे गांव से बाहर निकालने की धमकी दी है। भाई, अब हम गरीब कहां जाएंगे? माधव, तू चुप हो जा और मेरी बात सुन। ऐसे घबराने से काम नहीं चलेगा। तुझे पता नहीं है, जो अधिकारी शहर से ये सारा पैसा भेजते हैं वो मेरे बहुत अच्छे जानकार हैं, और वो आज ही पास के काम से यहाँ आए हुए हैं। मैं अभी उन्हें फोन लगाता हूँ और यहाँ बुलाता हूँ। तू देखना, वो पल भर में उस सेठ की सारी अकड़ ढीली कर देंगे और तेरी जमीन वापस दिलाएंगे। फिर माधव का दोस्त तुरंत अधिकारी को फोन लगाकर सारी बातें बता देता है। ये सुनकर अधिकारी को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं और कुछ ही देर में वो सभी दुर्जन सिंह के घर पहुंच जाते हैं। सेठ दुर्जन सिंह, अपनी ये चालाकी अपने पास ही रखो। मुझे तुम्हारी हर एक चाल का पता चल गया है। तुमने क्या सोचा था कि तुम इस गरीब माधव की मजबूरी का फायदा उठाओगे और इसकी बीमारी के समय दी गई मदद के बदले इसकी पुश्तैनी जमीन हड़प लोगे, और ऊपर से जो सरकारी सहायता का पैसा मैंने शहर से इसके लिए भेजा था वो भी तुम डकार गए। मुझे तुम्हारी सारी धोखाधड़ी की खबर मिल चुकी है। अब चुपचाप इस गरीब की जमीन के असली कागज और इसका पूरा पैसा मेरे हवाले कर दो, वरना अभी पुलिस बुलाकर तुम्हें सीधे जेल भिजवा दूंगा और तुम्हारी इस हवेली पर सरकारी ताला लटकवा दूंगा। अचानक से वो अधिकारी को देखकर और उनकी इतनी कड़क बात सुनकर घबरा जाता है और डरते हुए बोलता है, साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे लगा कि ये गरीब माधव क्या ही कर लेगा, पर मुझे नहीं पता था कि आपकी नजर सब पर है साहब। मुझे जेल मत भेजिए। मैं अभी इसी वक्त माधव की जमीन के सारे कागज और उसका पूरा सरकारी पैसा वापस करता हूं। इस तरह एक सच्चे दोस्त की चतुराई और एक ईमानदार अधिकारी के न्याय ने माधव को उसका खोया हुआ हक वापस दिला दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट के समय हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और लालच का फल हमेशा बुरा होता है। चाहे इंसान कितना भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई की जीत होकर ही रहती है। सीताराम, राधे राधे।